नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 14 फरवरी 2023। आज हम लोग देखेंगे कि दैनिक क्विज की श्रृंखला में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रश्न, उड़ान योजना, इसके बारे में आपके सामने 3 कथन दे रखे हैं, आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय संपर्क योजना है। इसका उद्देश्य देश के केवल अप्रयुक्त हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस योजना में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने का प्रावधान है। इसको करने का प्रयास करिए। अब देखिए यहां पर एक आंकड़ा आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि 73 एयरपोर्ट्स ये ऑपरेशनलाइज्ड हो चुके हैं उड़ान स्कीम के अंडर में। जनवरी 2023 तक का ये आंकड़ा है। तो इस डेटा को याद रखिएगा, मेंस आंसर राइटिंग में आप इसको कहीं पर यूज कर सकते हैं। वापस अपने प्रश्न पे लौटते हैं। तो देखिए सबसे पहला कथन तो यहां पर सत्य हो जाएगा। दूसरे कथन में केवल लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि केवल अप्रयुक्त हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है। हालांकि इस योजना का उद्देश्य यही था कि जहां पर भी जिस एयरपोर्ट में एक दिन में मान लीजिए मैक्सिमम एक फ्लाइट आती है या जहां पर फ्लाइट्स नहीं आती हैं, उनको भी हमें प्रमोट करना था और उनके साथ साथ बाकी एयरपोर्ट्स के भी बारे में वहां पर जिक्र था। तो कनेक्टिविटी होगी तो सारे एयरपोर्ट्स की कनेक्टिविटी आपस में होगी। तो ये वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। इस योजना में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने का प्रावधान है, ये कथन एकदम सही है। इस हिसाब से हमारे पहला और तीसरा सही हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरे प्रश्न पर नजर डालते हैं। सही कथन की पहचान करनी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको एनएसओ के नाम से भी जानते हैं, द्वारा खुदरा मुद्रास्फीति यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं यहां पर, के आंकड़े जारी करे जाते हैं। कोर मुद्रास्फीति में केवल खाद्य और ईंधन क्षेत्र की मुद्रास्फीति शामिल होती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने मुद्रास्फीति के बेसिक्स पढ़े हैं तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत लगा लेंगे। अब यहां पर जैसे कि रिपोर्ट आई है जिसमें रिटेल इन्फ्लेशन 6.52% जनवरी में दिखाई गई है। हालांकि ये इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं ये बदलते रहते हैं, बट अभी के लिए आपको इतना समझ में आना चाहिए कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो हाई है। अगर अपने प्रश्न के कथन की तरफ आते हैं तो खुदरा मुद्रास्फीति की जब भी बात करते हैं तो एकदम सही हो जाता है ये कथन। ये एनएसओ के द्वारा निकाला जाता है। कोर मुद्रास्फीति, अब कोर मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है कि जहां पर हम लोग वो सारी वस्तुओं की बात करते हैं जिनके मूल्यों में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता। आप खाद्य की बात करो या ईंधन की बात करो तो इसमें आप देखोगे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। तो ये कथन अपने आप में ही गलत हो जाएगा। तो यहां पर केवल पहला कथन सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा संवैधानिक निकाय है। ये 3 निकाय आपके सामने दे रखे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग। अब यहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आयोग के बारे में न्यूज आई है कि उन्होंने सुओ मोटो का मतलब होता है स्वतः संज्ञान लेना उचित समझा, जब उनको मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चला कि एक ट्राइबल गर्ल को अब्यूज किया जा रहा है। तो इस पे नजर डाल लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 1992 में इसको बनाया गया था, जयंती पटनायक की अध्यक्षता में। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। 1990 का अधिनियम था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, तो ये उस अधिनियम के अंतर्गत 1992 में बनाया गया। और ये संवैधानिक आयोग नहीं है क्योंकि संविधान में इसका जिक्र नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में जब बात करते हैं तो आपको पता ही है आर्टिकल 338 जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें इसका जिक्र आता है। अगर इसके मेंबर्स की बात करें तो एक अध्यक्ष होते हैं, एक आपके उपाध्यक्ष होते हैं और इसके अलावा 3 यहां पर सदस्य होते हैं। पिछड़े वर्ग आयोग की बात करते हैं तो इसका भी आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, आर्टिकल 340 के अंतर्गत आता है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये दोनों ही संवैधानिक आयोग हो जाते हैं। तो हमारा यहां परफेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए कमेंट करके जरा बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग में कितने सदस्य होते हैं। चौथा प्रश्न देखती है, मिलान करने के लिए आया है। एक तरफ आपके पास जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं उसके कितने टाइप हैं ये दे रखे हैं, और उनके बारे में ये किस चीज से सुरक्षा करते हैं यहां पर भी दे रखा है। अब देखिए न्यूज चर्चा में क्यों आई, कांतारा मूवी का नाम आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा फेमस मूवी हुई थी ये। तो इसमें एक गाना था वराह रूपम। तो ऐसा मानना है केरला में कुछ लोगों का कि ये इस गाने में कुछ धुन है जो कि यहाँ पर कॉपीराइट का इशू यहाँ पर करा जा रहा है। अब जब भी हम लोग कॉपीराइट की बात करते हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हम लोग कोई व्यक्ति बुक्स लिखता है, ठीक है, मूर्ति कला की बात होती है या चित्रकला की बात होती है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए सिनेमा में, म्यूजिक में, ठीक है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, मानचित्र है, तो इस टाइप के जितनी चीजें होती हैं उसमें कॉपीराइट का इशू आता है। यहीं पर पेटेंट की बात करते हैं तो पेटेंट हमेशा होता है उस चीज का जब हम कोई आविष्कार करते हैं और वो आविष्कार विश्व में पहले कभी ना किया गया हो, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो उस चीज को हम लोग को पेटेंट कराने की आवश्यकता होती है। हालांकि अगर मान लीजिए किसी ने कोई ऐसी चीज का आविष्कार कर दिया जो काफी आक्रामक है या अनैतिक वस्तु है तो इसका कोई पेटेंट नहीं होता है। इसी तरीके से जो ट्रेडमार्क होता है वो यहां पर यूज होता है
कि जहां पर हम लोग किसी बिजनेस में जो वस्तुएं होती हैं और जो सेवाएं होती हैं, अब मान लो एक्स कंपनी है तो उसकी कुछ वस्तुएं और सेवाएं हैं, वाई कंपनी है उसकी कुछ वस्तुएं और सेवाएं हैं, तो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हर कंपनी अपना एक ट्रेडमार्क लेती है जिससे कि अंतर समझ में आ सके। तो यहां पर जैसा आपको देखोगे, कॉपीराइट में साहित्यिक और कलात्मक कार्य, पेटेंट में आविष्कार और ट्रेडमार्क में किसी उद्यम की वस्तुएं, यहां पर तीनों ही कथन हमारे सही हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है। यहां पर जैव भू रासायनिक चक्र दे रखे हैं, आपको पहचानना है कि कौन सा चक्र है। चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का स्रोत है। जब भी चट्टानों के अपक्षय की बात आएगी तो मैं आप पहले चाहता हूं आप वीडियो को पॉज करके इसको कर लें। अब यहां पर जब भी चट्टानों के अपक्षय की बात आएगी तो हमेशा एक चक्र की बात आएगी और वो चक्र है हमारा फास्फोरस चक्र। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग फास्फोरस चक्र की बात करते हैं तो वायुमंडल में, अब जैसे मान लीजिए कार्बन की या नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो इसका वायुमंडल में अच्छा खासा रोल होता है, परंतु फास्फोरस चक्र का वायुमंडल में इतना रोल होता नहीं है। फास्फोरस जो है मुख्यतः जो हमारी पृथ्वी है ना, तो इसकी चट्टानों के अंतर्गत पाया जाता है। तो जो हमारी ये चट्टानें होती हैं जिनको हम लोग एक बार रॉक्स लिख लेते हैं, तो ये क्या होंगी, इनका जब अपक्षय होता है, ठीक है, तो अपक्षय होने के बाद ये टूटती हैं, तो वो टूट के ये किस में मिल जाती है, यही फास्फोरस जो है वो मृदा में मिल जाती है, सॉइल में मिल जाती है। अब यहीं पर हम लोग कृषि करते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, तो यहां से क्या हुआ, प्लांट और एनिमल की बात आती है। अब इसी प्लांट एनिमल में फास्फोरस कहां से जाता है, मृदा से जाता है। अब इन्हीं प्लांट को, एनिमल को जब कोई इंसान या किसी प्लांट को कोई एनिमल खाता है, तो फिर ये, यहां बात करी जाए एनिमल के अंदर आ जाता है या ह्यूमन बीइंग के अंदर आ जाता है। अब जब भी जानवर मरते हैं या पेड़ पौधे मरते हैं या इंसान मरते हैं, तो अल्टीमेटली मृदा में ही क्या हो जाता है, डिकम्पोज होता है। तो यहाँ पर मृदा में जब डिकम्पोज होगा तो आपको ये साइकिल यहाँ पर देखने को मिलेगी। मृदा से ही ये फास्फोरस जो है ये बह बह के कहाँ जाएगा, ये हमारे मरीन एरिया में जाएगा, यानी समुद्र में जाएगा, नदियों में जाएगा, और वहां पे मरीन के अंदर जो पादप वगैरह होते हैं या जो मछलियां होती हैं, ये उनके अंदर जाता है, और इन्हीं पादप को जब फिर से कोई ह्यूमन खाता है तो उसके अंदर आता है, फिर अल्टीमेटली तो ये धरती में आप देखोगे स्थल मंडल की बात करें, जैव मंडल की बात करें, तो उसी से फास्फोरस चक्र का ज्यादा संबंध होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आज के तथ्य में नजर डालते हैं तो हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे की बात होगी। अब आपको पता होना चाहिए, नई दिल्ली के अंदर ना हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा जो है, इसका सेकंड से फोर जो इसके पिलर थे, इसमें इसके ऊपर यहां पर बातचीत हुई। अब देखो ये सेकंड फोर्थ पिलर का मतलब क्या है, अगर यहां पर जैसे आप देख पा रहे होगे, यहां पर द्वितीय स्तंभ कौन सा होता है, आपूर्ति श्रृंखला, तो आपूर्ति श्रृंखला बाधित ना हो। तृतीय स्तंभ होता है स्वच्छ अर्थव्यवस्था, और ये किससे आएगी, ये आएगी क्लीन एनर्जी से, ठीक है। चतुर्थ होता है निष्पक्ष अर्थव्यवस्था, यानी कि यहां पर लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। तो एक देश जो है वो दूसरे देश में आसानी से अपना जो सामान है वो ट्रेड और सर्विसेज जो है वो उनको अच्छे से कर सके, तो इनके ऊपर बात हुई है। तो हालांकि हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे की जो बात करते हैं तो इसके चार स्तंभ थे, तीन तो यहां पर हो गए, एक स्तंभ इसका था भ्रष्टाचार का, ठीक है, या जिसको दूसरा इसका नाम बोलते हैं कराधान संबंधी, यहां पर कुछ प्रावधान थे। भारत ने इस केवल मुद्दे पर इशू उठाया था, तो इस मुद्दे की बात अभी यहां पर नहीं हुई है, क्योंकि भारत इस मुद्दे को लेकर इतना इंटरेस्टेड था नहीं। बाकी तीन मुद्दों पे भारत ने सहमति दी थी जिस पर यहां पर चर्चा हुई। अगर यहां पर हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे की बात करें तो भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, यहाँ जो देश आप लिख रखे हैं, तो ये सारे देश आते हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, दो प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न मेरे को बताइए डेटा मिररिंग का ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, और दूसरा प्रश्न है साइंस टेक से पूछ रहा हूं, एएमआर बहुत ज्यादा चर्चा में था, एएमआर। दोनों कमेंट करके आंसर करिएगा। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माता पिता का बहुत सारा ध्यान रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।